जय हिंद साथियों। यूपी ट्रिपल एससी में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यहाँ पर हम जूनियर असिस्टेंट के लिए, चाहे वो आपका 5512 हो, चाहे आपका 3284 हो, लगातार हमारा प्रैक्टिस सेट इसमें चल रहा है। जिसमें हम हिंदी, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल से प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। तो टोटल हमारा 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूरा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हमारा कराया जाएगा। तो चलिए, और यहाँ पर हम जो है व्याख्या के साथ साथ संपूर्ण डिटेल्स में जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। और आज का हमारा 14 नंबर प्रैक्टिस सेट है। और देखिए, ये आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर आपको भर्तियों से रिलेटेड और एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं सभी आपको अपडेट देता रहता हूं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हिंदी सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर पूछ रहा है पहला ही प्रश्न, यहाँ पर शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। शुद्ध वाक्य से प्रश्न है यहाँ पर। तो देखिए, नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, तो ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। छात्र जो है अनुशासन प्रिय होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर सी, युद्ध मनुष्य को आपका अमानवीय बनाता है, तो ये हमारा शुद्ध हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी, युद्ध जो है मनुष्य को अमानवीय बनाता है और साधनों का विकास करने होंगे, यह भी आपका अशुद्ध है। तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए, शुद्ध आपका हो जाएगा, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। अगर ऑप्शन नंबर ए देखें, नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, तो इसका जो शुद्ध हो जाएगा कि नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़े हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, खड़े हैं। तो आगे देखिए, छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, इसका क्या हो जाएगा, छात्रों को, यहाँ पर क्या हो जाइए, छात्रों को अनुशासन प्रिय होना चाहिए। और आगे है, साधनों का विकास करने होंगे, तो ये भी आपका शुद्ध हो जाएगा, इसका शुद्ध हो जाएगा, साधनों का विकास करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से 4 वाक्यांश दिए गए हैं। त्रुटिपूर्ण अंश के अनुसार ए, बी, सी और आपके देखिए ए, बी और सी और त्रुटि रहित होने पर आपको डी पर चिन्ह लगाना है। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक आपका अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। और डी कह रहा है इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें आपका अगर बात करेंगे, देखिए विकल्प नंबर डी होगा, किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक आपका अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पर आपका कोई त्रुटि नहीं है, तो विकल्प नंबर डी ऑप्शन हम लगा देंगे। यहाँ विकल्प नंबर डी को हम यहाँ पर ब्लैक कर देंगे। आगे देखिए, आगे है शुद्ध वाक्य की पहचान करना है यहाँ पर फिर आपको। और कह रहा है पहला नंबर कि इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया है। और बी कह रहा है समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। सी कह रहा है मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। और डी कह रहा है कि तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करेंगे, शुद्ध जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। और इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है, इस ग्रंथ, देखिए का दे रखा ना, का यहाँ पर नहीं लगेगा, इस ग्रंथ के यहाँ पर के लगना चाहिए, तब आपका ये शुद्ध हो जाएगा। इस ग्रंथ के जो है रचनाकार होना चाहिए, निर्माण निर्माण नहीं लगना चाहिए। इस ग्रंथ के रचनाकार तुलसीदास हैं। उसके बाद यहाँ पर सी देखिए, मैंने मैंने तरह तरह के रेशमी, यहाँ पर होना चाहिए रेशमी के रेशमी कपड़े पसंद किए। आगे है, आगे देखिए चौथा नंबर, इनमें से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। देखिए, उष्म संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, तो यहाँ पर बात करेंगे चौथे नंबर प्रश्न की, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख जो है, जो वायु मुख में किसी स्थान विशेष से घर्षण यानी रगड़ कर जो है हमारे मुख से यानी उष्मा उत्पन्न करे, उसे हम जो है यहाँ पर उष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखिए है, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर क्या है, तो है यहाँ पर आपका जो है उष्म व्यंजी आपका संघर्ष है। और स यहाँ पर देखिए, स जो आपका क्या होता है, स जो आपका होता है ये आपका तालव्य होता है, इसका उच्चारण जो आपका होता है वह तालु होता है। क्या होता है, इसका उच्चारण आपका जो होता है वह तालु आपका होता है। और यहीं पर वह की बात करेंगे, वह आपका मूर्धन्य होता है, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वह आपका मूर्धा होता है। और यहीं पर बात करेंगे स का, तो स जो आपका होता है वर्चस्व होता है,
इसका जो उच्चारण स्थान होता है आपका दंत मुख होता है। और है जो आपका होता है ये आपका स्वर तंत्रीय होते हैं और कंठ के भीतर से ये आपका निकलता है, तो आपका है ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे है अवनी का विलोम शब्द यहाँ पर आपको बताना है। अवनी, तो अवनी का विलोम हमारे यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। 6 नंबर है पवन का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। पवन, तो पवन का अगर सही संधि विच्छेद हम देखें तो पो प्लस अन, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर इसमें आपसे संधि पूछी जाए तो इसमें हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि। कौन सी, इसमें हमारी अयादि संधि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है नी प्लस कलंक, क्या कह रहा है, नी प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ना ही बी होगा और ना ही सी होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निष्कलंक। निष्कलंक, और देखिए इसमें विसर्ग लगा हुआ है, दोनों बिंदु क्या होती हैं, दोनों बिंदु विसर्ग होती है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। और 8वां नंबर है जिगुप्सा किस रस का स्थायी भाव होता है। जुगुप्सा जो होता है वह आपका जो है विवश रस का, किसका, ऑप्शन नंबर सी, जुगुप्सा जो होता है वह विवश रस का स्थायी भाव होता है। और विस्मय जो आपका होता है, विस्मय, विस्मय जो होता है वह अद्भुत रस का होता है। किसमा, यहाँ पर अद्भुत दे रखा है, विस्मय जो आपका होता है वह अद्भुत रस का यहाँ पर स्थायी भाव होता है, विस्मय। और यहाँ पर बात करेंगे रौद्र का, तो रौद्र का क्या होता है, रौद्र का हमारा यहाँ पर क्रोध होता है। क्या होता है साथियों, यहाँ पर क्रोध होता है। और भयानक का क्या होता है, भयानक का हमारे यहाँ पर भय होता है। आगे चलते हैं, 9वां नंबर प्रश्न, शुद्ध वाक्य का यहाँ पर चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य का यहाँ पर आपको चयन करना है। कह रहा माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तो ये तो हमारा शुद्ध नहीं दिख रहा है। तूफान आने का संदेह है, यह भी नहीं है। और अनेक निरपराधी दंड के भागे हुए, ये शुद्ध दिख रहा है। और इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं, तो देखिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर शुद्ध वाक्य देखेंगे कि अनेक निरपराधी जो दंड के भागे हुए हैं। और आगे देखिए कह रहा तूफान आने का, यहाँ पर देखिए संदेह नहीं होता है, आशंका होता है। क्या होता है, आशंका होता है, तब हमारा यह सही हो जाता। और यहाँ पर जो है इसमें मात्र 2 कारण हो सकते हैं, क्या, इसके नहीं होना है, इसके 2 मात्र कारण हो सकते हैं। और माता पिता की क्या करनी चाहिए, आपकी शुश्रूषा नहीं करनी चाहिए, माता पिता की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। और 10वां नंबर प्रश्न है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो किस वर्ण का उच्चारण यहाँ पर कंठ तालु है, तो देखिए यहाँ पर आपका देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी का, आपका एक छोटा ए हो गया और यहाँ पर बड़ा ए हो गया, ये इनका जो उच्चारण होता है वह कंठ प्लस तालु होता है। क्या होता है, कंठ प्लस तालु होता है। और आपका आपका ओ दे रखा है, और आप यहाँ पर औ अगर हो जाता है और आपका एक अंक वाला हो जाता है, तो ये क्या होते हैं, ये आपका कंठ प्लस आपके ओष्ठ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये तीनों आ जो हो जाएंगे, ये आपके तीनों जो आ हो जाएंगे, ये कंठ प्लस आपके क्या हो जाएंगे, ओष्ठ यानी ओठ वाले हो जाएंगे। 11 नंबर है और करपट का तद्भव रूप पूछा जा रहा है, करपट का। तो करपट का तत्सम रूप आपका, करपट एक तत्सम शब्द है, क्या है साथियों, करपट आपका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाता है, तो कपड़ा हो जाता है। देखिए विकल्प नंबर डी में दे रखा है, विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे है 12 नंबर, यहाँ पर काहि रे नाली तू कुम्हलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार यहाँ पर कौन है। तो यहाँ पर बात की जा रही है जो नाली नामक पौधा होता है वह कुम्हला जा रहा है, क्यों, क्योंकि फिर भी उसके उसके वह पानी में जो है, पूरे नाली जो है सरोवर के पानी में डूबा है, फिर भी वह कुम्हलाया जा रहा है। तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर 12 नंबर में बात करेंगे, तो अगर यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो कबीरदास। कौन हो जाएंगे, कबीरदास, जिनका जन्म आपका 1398 में हुआ था। आगे देखिए, आगे है मुकुंद किसका पर्याय यहाँ पर है, मुकुंद। तो मुकुंद यहाँ पर अगर बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए विष्णु के। और विष्णु के आपके बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जिसमें अगर एक बात करें तो केशव, कौन से, केशव, केशव के बाद आपका गोविंद, गोविंद, और गोविंद के बाद आपका जो है उपेंद्र,
उपेंद्र, और उपेंद्र के बाद आपका दामोदर, दामोदर, और दामोदर के बाद आपका पीताम्बर यानी पीला है वस्त्र जिनके, पीताम्बर, और उसके बाद आपका एक लास्ट का नारायण। तो ये सब किसके, भगवान विष्णु के पर्यायवाची अर्थात मुकुंद के पर्यायवाची हैं। आगे देखिए, आगे है वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है। तो वनिता अर्थात ये आपने सुना होगा, वनिता जो आपका होता है वह स्त्री का नाम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका स्त्री हो जाएगा। आगे है शहद शब्द है, शहद कैसा शब्द है, यहाँ पे तत्सम है, तद्भव है, आपका देशज है या आगत है। तो शहद आपका क्या होता है, शहद आपका आगत शब्द होता है। हिंदी में अनेक शब्द आपकी विदेशी मूल के होते हैं, परस्पर संपर्क के कारण यह आपके प्रचलित हो जाते हैं। तो शहद जो आपका शब्द होता है वह आगत शब्द होता है। और यहाँ पर 16 नंबर में निरामिष किसे कहते हैं, निरामिष, निरामिष किसे कहते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाले को, और मृत्यु का इच्छुक। तो यहाँ पर मांस रहित भोजन को यहाँ पर हम निरामिष कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे है राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। तो यहाँ पर राष्ट्रवादी जो कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं, उन्हें जो बात करेंगे आपका 1972 में जो है राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए, किसके लिए, उर्वशी के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यहाँ पर निबंध संग्रह कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए माटी के फूल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चिंतामणि। कौन सा, चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। इसके अंतर्गत भय और क्रोध क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत भय और क्रोध, भय और क्रोध, और आपका ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा आदि भी जो है रामचंद्र शुक्ल के यहाँ पर निबंध संग्रह है। 19 नंबर में देखेंगे, कह रहा हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका पूर्वा ज्ञान के पश्चात, तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। क्या हो जाएगा, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन ये होता है कि प्रस्ताव प्रश्न के पश्चात यानी प्रश्न के बाद आते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर आदिकाल की रचना है, आदिकाल की रचना कौन सी है। तो यहाँ पर अखरावट भी नहीं होगी, छत्रसाल दशक ये भी नहीं होगा, दीपशिखा भी नहीं होगा, खुमान रासो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर बात करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने पद्मावत लिखी है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना अखरावट भक्ति काल की रचना है। यहाँ पर बात करेंगे आपकी भूषण की क्या है, तो भूषण की छत्रसाल, आपकी छत्रसाल दशक किसकी है, तो छत्रसाल दशक जो है भूषण की है, जो आपकी रीत काल में जो है यह लिखी गई है, रीत काल में लिखी गई है भूषण की। और महादेवी वर्मा जो है किसकी हैं, तो दीपशिखा की। कौन है, महादेवी वर्मा यहाँ पर जो है वह दीपशिखा की हैं। और ये आधुनिक काल की रचना है, किसकी, आधुनिक काल की रचना है। और यहाँ पर दलपति विजय किसकी है, खुमान रासो की, किसकी, खुमान रासो की, दलपति विजय खुमान रासो आदिकाल की रचना है। यहाँ पर विकल्प नंबर डी ऑप्शन हमारा खुमान रासो करेक्ट हो जाएगा। खुमान रासो के रचनाकार कौन है, तो आपका हो जाएंगे दलपति विजय, दलपति दलपति विजय हो जाएंगे। आगे देखिए आनंद कंदामनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका बनारस से नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मिर्ज़ापुर से। कहाँ से, आनंद कंदामनी के जो प्रकाशन आपका हुआ था वह आपका 1881 में हुआ था। और किसने, तो बद्री नारायण चौधरी, और जिसे हम प्रेमधन कहते हैं, क्या कहते हैं, जिन्हें हम प्रेमधन कहते हैं, मिर्ज़ापुर से यह किया गया था। आगे देखिए व्याकरण शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, तो व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे आगमन प्रणाली नहीं होगा, ना ही निगमन प्रणाली होगा, ना ही आपका अव्याकृति प्रणाली होगा, आपका कक्षा अभिनय प्रणाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगमन निगमन आपकी अव्याकृति प्रणाली, और ये क्या हो जाएगी, आगमन निगमन जो होता है आपका क्या होता है, अव्याकृति होती है। क्या होती है, ये आपकी होती है अव्याकृति प्रणाली होती है। और यहाँ पर
और जबकि आपका कक्षा निभय प्रणाली व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कक्षा निभय प्रणाली हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह किसके लिए? तो कक्षा निभय प्रणाली व्याकरण शिक्षण के लिए आपका प्रयुक्त नहीं होता है। तो आगे है 23 नंबर, और यहाँ पर कह रहा बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना है? तो यहाँ पर बात करेंगे, देखिए मॉन्टेसरी का नहीं है, ये हो जाएगा महात्मा गांधी का। किसका? बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह महात्मा गांधी का कथन है, क्योंकि मातृभाषा से ही बालक का ही सर्वगुण आपका विकास होता है, क्योंकि मातृभाषा में शिक्षा उसको जो है अच्छी तरह से समझ आती है, जिससे वह अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाता है। तो महात्मा गांधी का यह कथन है। आगे देखिए, कह रहा भाषा शिक्षण की पद्धति इसमें से कौन सी नहीं है? तो भाषा शिक्षण की पद्धति कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर बात करेंगे, किंटरगार्टन भी है, मॉन्टेसरी भी है, और आपका ड्रेकाली भी है, लेकिन यहाँ पर अभिक्रमित अनुदेशन नहीं है। क्या है? किंटरगार्टन, मॉन्टेसरी, ड्रेकाली भाषा शिक्षण की पद्धतियाँ हैं, जबकि आपका अभिक्रमित अनुदेशन भाषा शिक्षण की आपकी पद्धति नहीं है। तो यहाँ पर डी विकल्प हमारा जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो आपका वाक्य का प्रयोग। क्या हो जाएगा? शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु वाक्य का प्रयोग सर्वाधिक आपका उपयुक्त यहाँ पर तरीका होगा। तो विकल्प नंबर ए विकल्प हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 4 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आप गद्यांश सॉल्व करते हैं तो निर्देश दे रखा है, कह रहा है कि 26 से 30 तक कविता की पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प यहाँ पर चुनिए। तो कह रहा कि एक ही दिया स्नेह से भरा, प्रेम का प्रकाश प्रेम से धरा, झिलमिला हवा को तिलमिला रहा है, ज्योति का निशान जो हिला रहा है, मुस्कुरा रहा है, अंधकार पर यह मजार है, किसी शहीद का दर्शनीय था जो चांद ईद का, देश का सपूत था, गुमान था, सत्य का स्वरूप, नौजवान था जो चला गया सदा आपका दुधार पर। तो यहाँ पर आगे देखिए, अब हम इससे बनने वाले प्रश्न देखेंगे। हवा क्यों तिलमिला रही है? 26 नंबर में हवा क्यों तिलमिला रही है? दिए के चलने से नहीं, यहाँ पर दिए के निरंतर जलने से। दिए के निरंतर जलने से हवा तिलमिला रही है, क्योंकि शहीद की मजार जो है वह दिए की ज्योति का निशान ये जो है हिला रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि दिए की झिलमिलाहट से ही हवा तिलमिला रही है। तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। ईद का चाँद किसे कहा गया है? ईद का चाँद यहाँ पर किसे कहा गया है? तो देखिए, मजार को नहीं, दर्शनीय स्थल को नहीं, शहीदों को। किसे? तो प्रस्तुत वाक्य में जो अगर हम देखेंगे गद्यांश के अनुसार, तो ईद का चाँद शहीदों को यहाँ पर कहा गया है, जो कभी ईद के चाँद की तरह दर्शनीय एवं देश का सपूत था, और पूरे देश को उस नौजवान पर जो था गर्व था। ऑप्शन नंबर सी विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे है 28 नंबर, शहीदों की कौन सी विशेषता बताई गई हैं? तो यहाँ पर गद्यांश के अकॉर्डिंग आपको बताना है। यहाँ पर 28 नंबर में, तो वह सच्चा इंसान था। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। कि अगर देखें, वह सच्चा इंसान था, शहीद की विशेषता बताता है, क्योंकि उपयुक्त पंक्ति में अगर देखें तो वह मजार है, वह देश के सच्चे ईमानदार नौजवान का मजार है, जो सदा सत्य के मार्ग पर चलते हुए देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। कविता में अंधकार शब्द से आशय क्या है? तो आपने अभी देखा है कविता में, तो कविता में अंधकार से आशय क्या है? तो तम नहीं होगा, ना ही रात्रि होगा, ये आपकी बुराइयों से। किससे? तो कविता में अंधकार शब्द से आशय बुराइयों से है, क्योंकि वह बता रहा है कि शहीद का मजार जलने पर वह जलने वाला जो दीपक है उसका प्रकाश अंधकार रूपी बुराइयों पर विजय प्राप्त करने वाला है। आगे है दर्शनीय शब्द में प्रयोग आपका यहाँ पर प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय जो होता है वाक्य के पीछे लगकर वहाँ पर आपका वाक्य में परिवर्तन लाता है। तो दर्शनीय जब आप कई बार बोलेंगे तो यहाँ पर आप एक यहाँ देखिए, तो आपका न में जो आपका बड़ी ई की मात्रा लगी है, क्या लगी है? दर्शनीय में आपकी बड़ी ई की मात्रा लगी है। इस वजह से आपका यहाँ पर अगर इसका हम अगर करें तो दर्शन प्लस क्या हो जाएगा? दर्शन प्लस आपका ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दर्शन प्लस ये हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम सॉल्व करेंगे आपका रीजनिंग। अब सामान्य बुद्धि परीक्षण
4 विकल्प यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक अलग है। उसी असंगत विकल्प का यहाँ पर आपको चयन करना है। 51-24 है, 32-41 है और 36-59 है और 61-34 है। तो यहाँ पर आपको असंगत शब्द का यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर असंगत का यूज करना है। तो अगर 51 में से आपका 24 जाएगा, क्या जाएगा साथियों? 51 में से अगर हम 24 माइनस करें तो यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, यानी इसको आपका 27 आ जाएगा और इसको घटाएंगे तो आपका 9 आ जाएगा और इसको घटाएंगे तो इसको घटाएंगे आपका 23 आ जाएगा और इसको घटाएंगे तो ये आपका 27 आ जाएगा। कहीं ना कहीं ये आपकी भाज्य संख्याएं हैं और जो कि आपका 3 से भी कट सकती हैं और यहाँ पर आपका 23 जो आपका किसी से नहीं कटेगा, इस वजह से आपका यह आपका असंगत हो जाएगा, ये आपका अभाज्य संख्या हो जाएगी। विकल्प नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखिए, 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी तरीके से समान है जबकि एक अलग है। उसी असंगत का चयन करना है। तो बैग है, ठेला है, टोकरी है और कटोरा है। तो यहाँ पर बात करेंगे, अन्य सभी पात्र के समान हैं। जैसे बैग में हम सामान रख लेते हैं, कपड़े उपड़े। टोकरी में भी हम कुछ ना कुछ फल या सब्जियाँ रख लेते हैं। कटोरा में भी हम कुछ ना कुछ खाने पीने की वस्तुएं रख देते हैं। लेकिन ठेला ठेला यहाँ पर सबसे आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि ठेले में आपको कोई ना कोई सामान आपका ढोया जाता है, इस वजह से आपका अलग हो जाएगा। आगे है, उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पर m का अपोजिट क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m का अपोजिट n हो जाएगा। a आपका सेम ऐसे ही है, t भी आपका ऐसे ही है और आपका e भी ऐसे ही दे रखा है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, f है, f का अपोजिट क्या होता है? फ्यू। यानी f का जो अपोजिट क्या होता है? फ्यू। यानी f का अपोजिट आपका u हो जाएगा और a को हम ऐसे ही रख देंगे, सेम a को ऐसे ही रख देंगे, फिर t को भी हम ऐसे ही रख देंगे और e को भी हम ऐसे ही रख देंगे। तो UATE ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखिए, उस विकल्प का चयन करना है जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को यहाँ पर पूर्ण करेगी। तो टी है, आर है, पी है, एन है, एल है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सभी की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो टी की प्लेस वैल्यू हमारी यहाँ पर 20 होती है, आर की प्लेस वैल्यू हमारी यहाँ पर 18 होती है, पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है। तो देखिए, 20 से 18 हुआ -2 हुआ, 18 से 16 हुआ -2 हुआ, 16 से 14 हुआ -2 हुआ और 14 से 12 हुआ -2 हुआ। उसके बाद 12 से -2 हम करेंगे तो 10 आएगा और 10 पे हमारा क्या होता है? तो 10 पे हमारा जे होता है। क्या होता है? 10 पे जे होता है। उसके बाद फिर 10 से कहीं ना कहीं हम -2 करेंगे तो आपका 8 आएगा और 8 पे हमारा एच आएगा। तो जे एच हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जे एच ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं। आगे हमारा है, एक निश्चित कुट भाषा में यहाँ पर SACK को यहाँ पर इतना लिखा जाता है और उसी कुट भाषा में अमाउंट को किस तरह से कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है आपका, एस है, उसके बाद ए है, उसके बाद सी है, उसके बाद की है। इसको क्या लिखा जाता है? आर, उसके बाद जे, उसके बाद बी, उसके बाद फिर आपका जे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, एस की प्लेस वैल्यू हमारी यहाँ पर 19 होती है। उसके बाद ए की 1 होती है, सी की 3 होती है, के की 11 होती है। फिर हमारा आर का 18 होता है, जे का 10 होता है, बी का 2 होता है और जे का फिर हमारा यहाँ पर 10 होता है। तो 19 से 18 तक जाने पर माइनस का 1 हुआ। फिर ए से जे तक जाने में, ए से जे नहीं, आपका जेड है, सॉरी, ये आपका जेड है। ए से जेड तक जाने पर यहाँ भी माइनस का 1 हुआ। उसके बाद सी से बी तक जाने में, सी से बी तक जाने में माइनस का 1 हुआ। फिर के से जे यानी 11 से 10 तक जाने में माइनस का 1 हुआ। यानी हमें यह पैटर्न पता चल गया कि हमारा यहाँ पर -1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हम सेम फार्मूला लगाएंगे। ए से हम -1 करेंगे तो हमें जेड प्राप्त होगा। एम से, एम 13 पे होता है, -1 करेंगे
तो आपका 12 प्राप्त होता है। 12 पे हमारा L होता है। उसके बाद O 15 पे होता है। 15 के बाद हमारा 14 आएगा। 14 पे हमारा क्या होता है, N होता है। U हमारा 21 पे होता है और 21 से 1 माइनस करेंगे 20 हो जाएगा। 20 पे हमारा T होता है। उसके बाद N 14 पे होता है। 14 से 1 कम करेंगे तो आपका 13 आएगा। 13 पे हमारा क्या होता है, M होता है। उसके बाद T हमारा 20 पे होता है। 1 माइनस करेंगे 19 और 19 पे हमारा S होता है, यानी लास्ट में हमारा S आएगा। तो हमारा JLNTMS देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर 36 नंबर है, उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो दिन का रात दे रखा है तो सुबह का पूछ रहा है, तो दिन का विपरीत आपका रात होता है, ठीक उसी प्रकार सुबह का विपरीत आपका शाम होता है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखिए, उस विकल्प का चयन करना है जो दी गई श्रृंखला को है यहाँ पर पूरा करता होगा, यानी प्रश्न आकृति है, इधर आपको उत्तर आकृति देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपका देखिए प्रश्न आकृति में अगर देखें तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो रहा है, 90 डिग्री कहीं ना कहीं क्लॉकवाइज ये घूम रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ था, यहाँ से फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से आपका इस तरीके से यहाँ गया, उसके बाद फिर आपका इस तरीके से यहाँ आएगा, इस तरीके से यहाँ आएगा, यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी ये वाला आपका जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। प्रश्नवाचक की जगह पे ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर आ जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पर कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। 18, 36, 108, 432, 2160। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 18 का 2 गुना आपका 36 होता है, क्या होता है, 18 का 2 गुना 36 होता है। फिर आपका 36 का 3 गुना 108 होता है, और उसके बाद 108 का 4 गुना 432 होता है, 4 गुना 432 होता है। उसके बाद फिर देखिए 432 का 5 गुना 2160 होता है। अब 2160 का हम क्या करेंगे, 2160 का 6 गुना करेंगे, 2160 का 6 गुना करेंगे तो 6 सुनाई में हमारा शून्य हो जाएगा। उसके बाद 6 छक 36 हो जाएगा, 36 के 6 हो जाएगा, हासिल का 3 बचेगा। उसके बाद 6 कम 6, 6 3 हमारे यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 6 दूना 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12,960 हमारे यहाँ पर आ जाएगा। और ऑप्शन चेक करते हैं, 12,960 हमारा कहाँ दे रखा है। तो यहाँ पर 12,960, तो यहाँ पर देखिए 12,960 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 6 बच्चे उत्तर की ओर यहाँ पर मुख करके, उत्तर की ओर मुख करके 2 पंक्तियों में बैठे हैं। उनका नाम क्या है, आपका फूजी, बुकेन, यम और क्रिस। चार्ली, मेक, फूर्जी, मेक और तिरछे विपरीत बैठे हैं। यानी यहाँ पर क्या कह रहा है कि देखिए फिर कह रहा है कि यूकेन ऊपर वाली पंक्ति में बैठा है। कौन बैठा है, यूकेन जो आपका है 1 2 3, उसके बाद 1 2 3, इस तरीके से आप बैठे हुए हैं। उत्तर की ओर सभी का मुख है, कहाँ पर, तो उत्तर की ओर सभी का मुख है, यानी ऊपर की ओर। यूक्रेन ऊपर वाली पंक्ति में बैठा है, यूक्रेन ऊपर वाली पंक्ति में बैठा है। फूजी के तुरंत बाएं, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, फूजी हो जाएगा। यहाँ पर आपका यूक्रेन हो जाएगा। फिर कह रहा है क्रिस मैक के दाएं बैठा है। कौन बैठा है, क्रिस मैक के दाएं बैठा है। अगर हम मैक को यहाँ बैठा दें तो क्रिस आपका यहाँ बैठ जाएगा। कहाँ बैठ जाएगा, क्रिस आपका यहाँ बैठ जाएगा। फिर कह रहा है जबकि यम और क्रिस समान पंक्ति में नहीं है, तो यम आपका यहाँ समान पंक्ति में नहीं है, तो यम को हम यहाँ बैठा देते हैं। उसके बाद आपको, उसके बाद चार्ली को यहाँ बैठा देते हैं। किसको, चार्ली को यहाँ बैठा देते हैं। अब क्या कह रहा है कि चार्ली के विपरीत कौन बैठा है, तो चार्ली के विपरीत आपका कौन बैठा है, चार्ली के विपरीत आपका यूक्रेन बैठा है। कौन बैठा है, चार्ली के विपरीत यूक्रेन बैठा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यूक्रेन हमारे यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे 40 नंबर प्रश्न है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो 13 का संबंध 196 से, तो 9 का संबंध पूछ रहा है। तो देखिए
यहाँ पर एक पैटर्न समझ आ रहा है कि आपका 13 का अगर 13 और प्लस आपका 1 कर दें, 13 प्लस 1 14 कर दें और 14 का स्क्वायर कर दें तो आपका 196 हो जाएगा। कितना? 196 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपका 9 है, 9 में प्लस का 1 कर दें तो आपका 10 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर कर दें तो आपका 100 हो जाएगा। कितना? 10 का स्क्वायर आपका कितना होता है? तो आपका 100 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आगे देखिए, आगे है दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पर स्टार के चिन्हों का स्थान के लिए गणितीय चिन्हों का संयोजन का चयन करना होगा। यहाँ पर कौन सा विकल्प रखें ये आपका पूरा आपका यह संतुष्ट कर दे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका कौन सा विकल्प रखें, तो यहाँ पर हम डी पहले रख कर देखते हैं, क्योंकि डी ही आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो आपका हो जाएगा 32, उसके बाद कितना है? माइनस है, माइनस का 8 हो जाएगा। उसके बाद आपका कितना है? गुणे 14 हो जाएगा और उसके बाद आपका यहाँ पर भाग, उसके बाद आपका 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और बराबर का आपका यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो आपका 32 है और यहाँ पर तो सबसे पहले हम बोर्ड माउस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। 7 को 2 से 14 को काटेंगे तो आपका 2 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 गुणे 2 हो जाएगा, बराबर आपका 16 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 32 माइनस 8 दूना कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, बराबर इधर 16 हो जाएगा। तो 32 में से 16 जाएगा तो 16 आ जाएगा, इधर बराबर में आपका 16 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड बराबर आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा इसे पूरी तरह से संतुष्ट कर रहा है। विकल्प नंबर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे देखिए 42 नंबर, MNOP आमने सामने बैठकर ताश खेल रहे हैं। कौन है? MNOP आमने सामने बैठकर ताश खेल रहे हैं। एन के दाईं ओर है, कहाँ पर? तो एम यहाँ पर जो है एन के दाईं ओर है। एम यहाँ पर जो है एम जो है यहाँ पर एन के दाईं ओर है। फिर कह रहा है क्या कि पी ओ के बाईं ओर है। कौन है? पी जो है यहाँ पर पी जो है ओ के दाईं ओर है। फिर कह रहा है कि तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी आपका सही होगी, या फिर हम एक तरीके से और इसे बना सकते हैं, एम और एन उसके बाद आपका पी और आपका ओ, इस तरीके से भी आपका बनाया जा सकता है। तो हम देखते हैं कौन सा हमारे यहाँ पर संतुष्ट करता है। कह रहा एम और कह रहा निम्नलिखित में से कौन जोड़ीदार है। तो एम और एन क्या जोड़ीदार हैं? तो एम और एन आपके कौन जोड़ीदार है? तो एम और एन, तो एम और एन यहाँ पर भी है, और लेकिन आपका एम और एन यहाँ पर भी है और एन एम आपका यहाँ पर भी है। फिर कह रहा पी और ओ, पी और ओ, पी और ओ यहाँ भी जोड़ीदार हैं। फिर कह रहा एन और पी, कौन? तो एन आपका यहाँ पर है और फिर एन आपका यहाँ पर है, एन और पी। उसके बाद आपका एन और पी ये एक दूसरे के जोड़ीदार दिख रहे हैं, क्योंकि आमने सामने बैठे हुए हैं। ये एक दूसरे के जो है यहाँ पर आपके कह रहा है ना आमने सामने, तो आपका एन और पी यहाँ पर विकल्प नंबर सी आपका एक आपका पी और एन, उसके बाद एम और ओ जो आपके हैं जोड़ीदार हैं। कौन है? यहाँ पर सी विकल्प हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ से आपका एम और ओ निकल के आ जाएंगे और यहाँ से आपका एन और पी निकल के आ जाएगा। तो सी विकल्प यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पर दिए गए कथनों के बाद निष्कर्ष आपको 3 दिए गए हैं। यह मानते हुए कथनों को दी गई जानकारी को सत्य, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से आपके भिन्न प्रतीत होते हों, और यह निर्णय करें कि कौन सा कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करते हैं या करते हैं। तो यहाँ पर कर देखिए, कह रहा कथन आपके सभी 20-30 हैं। क्या है? तो सभी यहाँ पर 20, सभी 20 आपके यहाँ पर क्या है? तो सभी 20 यहाँ पर क्या है? तो सभी 20 यहाँ पर 30 हैं। क्या है? सभी 20 यहाँ पर 30 हैं और सभी 30 यहाँ पर क्या है? तो सभी 30 यहाँ पर 40 हैं। क्या है? सभी 30 यहाँ पर 40 हैं और सभी 40 यहाँ पर क्या है? सभी 40 यहाँ पर 60 हैं। उसके बाद कह रहा है सभी 60 यहाँ पर 70 हैं। तो सभी 60 यहाँ पर क्या है? आपके 70 हैं। तो अब निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ 40 30 हैं। तो कुछ 40 आपके 30 हैं, यानी आपका बाहर से अंदर की तरफ, मैंने बार बार बताया बाहर की तरफ का
अगर बाहर से अंदर की तरफ कुछ कहता है तो हमारा यह बिल्कुल सही हो जाता है। फिर कह रहा है कुछ 70 60 हैं, तो कुछ 70 आपके 60 हैं, तो यह भी सही हो जाएगा क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ जाने पर यह कुछ का आपका फार्मूला सही होता है। फिर कह रहा है कोई भी 30 20 नहीं है, तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव में नेगेटिव हमारा गलत हो जाता है। इस वजह से आपका तीसरा नंबर यहाँ पर जो है आपका अनुसरण नहीं करेगा। तो पहला और दूसरा यहाँ पर अनुसरण कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए भी पहला और दूसरा देखिए कहाँ पर है पहला दूसरा, तो पहला और दूसरा आपका कहाँ पर है, तो विकल्प नंबर डी में है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर दी गई आकृतियों को पढ़ें और उस क्षेत्र को ज्ञात करें जो उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो पढ़े लिखे और कार्यरत हैं लेकिन आपके रोजगार में अस्थायी नहीं हैं। तो ये आपके पढ़े लिखे वाले हैं, ये कार्यरत हैं, और ये आपका जो त्रिभुज है वह रोजगार में स्थायी हैं। तो कह रहा है कि लेकिन अब कह रहा है दी गई आकृतियों को पढ़े, उस क्षेत्र को ज्ञात करें, उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो पढ़े लिखे कार्यरत हैं लेकिन रोजगार में अस्थायी नहीं हैं। तो रोजगार में अस्थायी नहीं है तो आपके त्रिभुज वाले हैं जो आपके रोजगार में आपके स्थायी नहीं है। तो यहाँ पर आपका देखिए आपका एक तो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा और एक आपका डी हो जाएगा। या कोई देखिए त्रिभुज को हमें यहाँ पर हटा देना है, जो हमें हटाने को कह रहा है, तो त्रिभुज यहाँ पर हम बिल्कुल हटा देंगे। तो आपका बी और डी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। रोजगार में अस्थायी नहीं है तो रोजगार वालों को बिल्कुल हम हटा देंगे, तो बी और डी दोनों में कॉमन है, इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। कह रहा है उस विकल्प आकृति का जो है चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है अंतर्निहित है। तो यहाँ पर प्रश्न है और यहाँ पर आकृतियाँ दिखाई दे रही है आपका किसमें निहित है। तो यहाँ पर अगर देखें हम तो एक दूसरे के सामने आपकी तीर आनी चाहिए। तो देखिए बी तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, ना ही सी होगा, और ना ही अगर आप देखें तो ना ही डी होगा क्योंकि इसमें आपका डबल सर्कल दे रखा है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा क्योंकि अगर देखें तो आकृतियाँ इसमें आपकी निहित दिख रही हैं। अब देखिए अब हम जीके सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने रीजनिंग देखा है। कह रहा निम्न में से कौन सा एक केरल राज्य से संबंधित नहीं है। तो मोहिनी अट्टम है, कथकली है, कोल अट्टम है, थिरुवट्टम है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका 46 नंबर में, तो आपका कोल्टम दे रखा है। कोल्टम जो है यह कहाँ पर है, कोल्टम जो है आपका आंध्र प्रदेश से, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। जबकि मोहिनी अट्टम हो गया और कथकली हो गया और आपका यहाँ पर आपका थिरुवट्टम दे रखा है। ये सब केरला के लोकगीत हैं। आगे है भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भांगड़ा यहाँ पर भांगड़ा हो गया, गिद्दा हो गया, भाड़ हो गया, यह सब किसके हैं, तो पंजाब के। यहाँ पर पंजाब आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, भांगड़ा, भांगड़ा, भांगड़ा हो गया और एक गिद्धा, यहाँ पर गिद्धा, और एक आपका भाड़ होता है, क्या होता है, भाड़, ये सब किसके हैं, तो पंजाब के लोक नृत्य है। और यहाँ पर बात करेंगे छत्तीसगढ़ का क्या क्या हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ का गौर मारिया, क्या हो जाएगा, गौर मारिया, गौर मारिया। और उसके बाद राउत नाच, राउत नाच, ये सब छत्तीसगढ़ के हैं। और बात करेंगे हिमाचल प्रदेश का कौन कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का, तो सौरा, सौरा, सौरा के बाद आपका झाली, और झाली के बाद आपका नटी, नटी के बाद एक और आपका होता है डांगी, क्या होता है, डांगी। ये सब किसके हैं, तो हिमाचल प्रदेश के हैं। तो आपका करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हमारा भांगड़ा हो जाएगा पंजाब से संबंधित हो जाएगा। आगे देखिए, गांधी जी ने दांडी से नामक सत्याग्रह आरंभ किया था। दांडी कहाँ पर है, तो दांडी यहाँ पर बात करेंगे आपका गुजरात में है। कहाँ पर, तो दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। अपने 78 अनुयायियों के साथ, यानी जो गांधी जी को मानते थे, 78 अनुयायियों और सरोजनी नायडू के साथ महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च आपका 1930 को जो है दांडी के लिए यात्रा आरंभ की। और 24 दिन, कितना, टोटल 24 दिन लंबी यात्रा के पश्चात 5 और 6 अप्रैल को, कब, 5 और 6 अप्रैल को और 1930 को जो है दांडी को पहुंचकर महात्मा गांधी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा। और दक्षिण भारत में नमक आंदोलन तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में आपका वर्ष अप्रैल 1930 में तिरुचिल्लापल्ली के तंजौर तट पर नामक कानून यहाँ पर तोड़ा गया।
आगे देखिए, आगे है कि यहाँ पर कह रहा है डैश डैश सबसे छोटे कणों वाली मिट्टी है। तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी, देखिए दोमट तो होगी नहीं, ना ही आपकी बालू मिट्टी होगी, ये हो जाएगी आपका चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी सिल्ट के कण बहुत छोटे और हल्के होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे के साथ सघन नहीं हो पाते हैं। ऐसी मिट्टी का जो होता है भार बिल्कुल कम होता है। आगे देखिए 50 नंबर है, कह रहा है निम्नलिखित का मिलान करना है। तो चिकनी मिट्टी का जो चिकनी मिट्टी होती है वह क्या होती है? तो चिकनी मिट्टी जो आपकी हो जाएगी, एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए चिकनी मिट्टी जो आपकी हो जाएगी चिकनी मिट्टी, तो चिकनी मिट्टी आपकी हो जाएगी वह 10 से -5 और 10 से माइनस आपका 9 तक होती है। और कंकरीली मिट्टी होती है वह आपका जो होती है वह आपका बी का तीसरा हो जाएगा। और आपका बारीक बालुई जो होती है बारीक बालुई यानी जिसे बलुई मिट्टी कहते हैं, ये आपका 10 पे -2 और 10 पे -5 हो जाएगा। और गाद भरी मिट्टी जो आपका हो जाएगा वह आपका डी का यहाँ पर चौथा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए का दूसरा हो जाएगा, उसके बाद आपका बी का तीसरा हो जाएगा और सी का यहाँ पर चौथा हो जाएगा और डी का यहाँ पर आपका पहला हो जाएगा। 2 3 4 1 2 3 4 1 हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर सी में है। आगे है, यहाँ पर कह रहा है कि सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक में होता है। सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक में क्या क्या होता है? तो यहाँ पर बात करेंगे आपका यहाँ पर 16% फास्फोरस और 12% सल्फर आपका होता है। कितना? सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर और दानेदार रूप फास्फोरस कैल्शियम के साथ सल्फर होता है, जो पौधे की वृद्धि और डेवलपमेंट के लिए प्राथमिक और द्वितीय पौधे पोषक तत्व यहाँ पर शामिल होते हैं। आगे देखिए, आगे खरीफ की फसलों को डैश डैश के रूप के महीने में बोया जाता है। तो खरीफ की फसलों के अंतर्गत आपको जैसे जानते हैं सबसे बड़ा पहले आपका धान होता है और धान के साथ आपका जैसे यहाँ पर मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ये सब आपके खरीफ की फसलों के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो आपका बोया जाता है गर्मियों के मौसम के दौरान, यह बोया जाता है। और अगर बात करेंगे तो यहाँ पर धान, चावल, मक्का और आपका मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर और जूट और कपास, ये सब खरीफ की फसलों के अंतर्गत आते हैं। और इसे जो है अक्टूबर में काटा जाता है। कब? तो अक्टूबर के आसपास इसे काटा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। कह रहा भारत में फसल ऋतुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर जो है सही नहीं है? तो खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है। देखिए 53 है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया खरीफ ऋतु जो होती है वह गर्मी में आपकी होती है और रबी ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होती है। तो यहाँ पर बात करेंगे ये भी हमारा जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका ये नवंबर और में आपका होता है। और उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूँ की फसल की खेती की जाती है। तो उत्तर भारत में खरीफ जो है ऋतु में गेहूँ की फसल की खेती की जाती है। तो आपका सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी। और जायद ऋतु अप्रैल से जून तक होती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। देखिए उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूँ की फसल की खेती की जाती है, यह कथन आपका क्या है, क्या कह रहे हैं? देखिए गलत है, बता रहा है, सॉरी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, बाकी आपका सही हो जाएगा। खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है और रबी ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होती है। तो आपका सही है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। और जायद ऋतु आपका अप्रैल से जून तक, यानी 2 ही महीने की यह फसल आपकी होती है। और आगे देखिए, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सूखा मोटा चारा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सूखा मोटा यहाँ पर चारा है? तो यहाँ पर बात करेंगे 54 नंबर में। तो एक तो आपका भूसा हो गया, पायल हो गया और घास हो गया। क्या हो जाए? पायल, आपका भूसा और घास, ये सब क्या है? तो आपका सूखा चारा इन्हें कहा जाता है। तो खिल्लियाँ, मूंगफली, सरसों, तिल, बनौला, आलसी आदि को खल्ली कहते हैं। मोटे अनाज में गेहूँ, जौ, मक्का, ज्वार आदि आते हैं। तो मोटा अनाज प्रश्न में पूछा जाता है, मोटा अनाज किसे कहते हैं? तो इनमें जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, मक्का होगा, ज्वार हो गया, ये सब किसे मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो यहाँ पर आपका धार्मिक आधार को किसे, तो धार्मिक आधार के देखिए नीति निर्देशक पहले आपके कहाँ से शामिल किए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
संविधान में अगर देखें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद आपका किस में है? धार्मिक स्वतंत्रता का आपका अनुच्छेद आपका 25 में है। किस में? अनुच्छेद 25 में, 26 में, 27 में और 28 में आपके मौलिक अधिकारों को यहाँ पर शामिल किया गया है। आगे है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पर देखिए आपका प्रधानमंत्री होता है, तो मोदी यहाँ पर राइट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। यहाँ पर नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्था है जिसे जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। पहले इसका नाम था क्या था? इसका पहला नाम था इसका पहले नाम था योजना आयोग। इसे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे नीति आयोग के बारे में इसे कहा गया। 1 जनवरी 2015 को इसका आपका नामकरण हुआ। 1 जनवरी आपका 2015 को इसे जो है नीति आयोग कहा जाने लगा और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी। आगे है यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन तेल के उत्पादन से जो है यहाँ पर संबंधित है? तो श्वेत क्रांति आपका यहाँ पर जो हो जाएगा वह दूध से हो जाएगा। श्वेत क्रांति दूध से हो जाएगा। पीली क्रांति यानी यहाँ पर तिलहन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर तिलहन यानी तेल से हो जाएगा। और हरित क्रांति आपकी फसल से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरित क्रांति यहाँ पर फसल से हो जाएगा। और भूरी क्रांति यहाँ पर किससे संबंधित हो जाएगी? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पीली क्रांति, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय संविधान के किस तिथि को लागू हुआ? भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? तो यहाँ पर आपका होगा मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को और संवत आपका 2006 विक्रमी को। तो भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? तो आपका मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को। बढ़ते हैं 59 की ओर। कह रहा चौथा स्तंभ शब्द किससे संबंधित है? चौथा स्तंभ शब्द किससे संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए आपका विधानमंडल से नहीं है, ना ही विरासत भवन से है, न्यायिक से है, या ऑप्शन नंबर डी प्रेस से। तो चौथा स्तंभ समाज का एक वर्ग होता है जो समाज पर अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, भले वह राजनीतिक व्यवस्था का औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त हिस्सा ना हो। चौथा स्तंभ का सबसे अधिक मान्यता प्राप्त हिस्सा समाचार मीडिया या प्रेस से है, तो यहाँ पर डी विकल्प राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि यहाँ पर देखिए अभी तक आपकी ज्ञात नहीं हुई है। यहाँ अभी तक आपकी ज्ञात नहीं हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित छोटे छोटे संकेतों को समूहों को सिंधु लिपि कहते हैं। सिंधु जो है सरस्वती लिपि और हड़प्पा लिपि भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का उद्घाटन अगर हम देखें तो 1920 में। कब? सिंधु सभ्यता जो है उद्घाटन 1920 के बाद हुआ था। यदि हमारे पुरातात्विक वेता जो हैं अधिक सचेत होते हैं तो इस सभ्यता की खोज 19वीं सदी में ही हो गई होती। मोसेन ने 1820 में पहली बार हड़प्पा के टीलों की पहचान की थी। न्याय का घंटा किसने स्थापित किया है? न्याय का घंटा किसने स्थापित किया है? 61 में। देखिए हुमायूं में भी नहीं, ना ही बाबर ने, ये हो जाएगा जहांगीर ने। मुगल शासक जहांगीर अपने व्यक्तिगत सुनवाई और न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। उसने शासनकाल के दौरान कोई भी आगरा में किले को बाहर खड़ा हो जाता था तो सम्राट के व्यक्तिगत वार्ता के अनुरोध कर सकता था। इसके लिए याचिकाकर्ता का महल के बाहर टंगे 60 घंटों में से किसी एक को खींचना पड़ता था। पृथ्वी के क्षेत्रों का कितना % लगभग पानी है? तो यह सब आप जानते ही होंगे कि 70%। कितना? पृथ्वी के 71% पे अगर बात करें, 71% हिस्से में पानी से ढका हुआ है। 1.6 में आपका क्या है? आपका पानी ज़मीन के नीचे है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 70% या 71% पे हमारा जो है यहाँ पर पानी का विस्तार है। चंबल नदी किसकी आपके उपनदी है? तो चंबल नदी यहाँ पर किसकी उपनदी है? तो यहाँ पर यमुना की। किसकी? चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी भारत में उत्तर तथा उत्तर मध्य भाग में राजस्थान और मध्य से होकर बहती है। यह नदी दक्षिण मोड़कर उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना में शामिल होने के पहले राजस्थान और मध्य के बीच जो है सीमा बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका वस्तु विटामिन सी का स्रोत नहीं है? तो देखिए अंडा यहाँ पर देखिए आलू हो गया, टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, ये सब विटामिन के स्रोत हैं।
लेकिन यहाँ पर अंडा, विटामिन डी आपका जो है अंडा जो है यहाँ पर देखिए शरीर को रोगमुक्त और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। यह शरीर की रोगों को प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। इससे आपका शो में पढ़े किन आहारों में भरपूर मात्रा में विटामिन पाया जाता है। विटामिन सी शरीर की मूलभूत रासायनिक क्रियाओं को यौगिक बनाता है और उन्हें सहायता प्रदान करता है। शरीर में विटामिन सी कई तरह की रासायनिक क्रियाओं में सहायक होता है, जैसे कि तंत्रिकाओं और संदेह पहुंचाना और कोशिकाओं तथा ऊर्जा प्रवाहित करना। तो विटामिन सी मानव शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक है। तो हमारे यहाँ पर बात करेंगे, आपका कह रहा है किस में से आपका विटामिन सी का स्रोत नहीं है, हमारा अंडा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का यहाँ पर सामान्य तापमान की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तापमान आमतौर पर देखें डिग्री में देखें तो 9 पॉइंट आपका 6 फ़ारेनहाइट आपका जो है डिग्री में होता है, किसमें डिग्री में होता है। और यहाँ पर फ़ारेनहाइट में देखें तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस, कितना 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर होता है। विकल्प बी ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी तक हम जीके सॉल्व कर रहे थे, अब हम देखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर से प्रश्न। और कह रहा है यहाँ पर MS वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? तो देखिए यहाँ पर Ctrl+N यानी न्यू यानी कंट्रोल प्लस से अगर हम N का यूज करते हैं तो हम जो है इस शॉर्टकट का यूज करके एक नया डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। और Ctrl+O से क्या होता है तो Ctrl+O से जो हम वर्तमान दस्तावेज खोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं आपका यानी प्रजेंट दस्तावेज हम यहाँ पर खोल सकते हैं। और Alt+N से क्या कर सकते हैं तो आपका इंसर्ट टैब खोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं इंसर्ट टैब हम जो है यहाँ पर आपका Alt+N से इंसर्ट टैब खोल सकते हैं। और Ctrl+W से क्या खोल सकते हैं तो किसी दस्तावेज को हम जो है बंद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं साथियों किसी दस्तावेज को हम यहाँ पर बंद कर सकते हैं। तो 66 का ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखिए कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की, किसकी? बूटिंग एक स्टार्टअप आपका सीक्वेंस होता है जो कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम को तब तक स्टार्ट करती है जब तक वह चालू जो है टर्न ऑन नहीं किया जा सकता है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर को मेन मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी को लोड किया जाता है। तो विकल्प हमारा बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे है फाइल की सीधी एक्सेस की ओर क्या कहते हैं? फाइल की सीधी एक्सेस को और क्या कहते हैं? यहाँ पर बात करेंगे आपका रैंडम एक्सेस, क्या कहते हैं साथियों? यहाँ पर कंप्यूटर स्टोरेज में डायरेक्ट एक्सेस से तात्पर्य स्टोरेज डिवाइस से डाटा प्राप्त करने को योग्यता है। यह एक के बाद एक फिजिकल लोकेशन पर डाटा को क्रमिक रूप से ढूंढने के बजाय प्रत्यक्ष रूप से डाटा को वहाँ से प्राप्त कर सकता है जहाँ डिवाइस पर भौतिक रूप से विद्यमान होती है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं तो देखिए यहाँ पर विंडो कहते हैं, क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर सी विंडो एक स्क्रीन होती है जो एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके उपयोगकर्ता को एक समय में कई कार्यक्रमों को देखने की जो है यहाँ पर अनुमति देती है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक श्रृंखला होता है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिजाइन किया गया है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 संस्करण होते हैं। पहला संस्करण जो आपका आया था वह आपका 1985 में आया था और दूसरा जो संस्करण आता है वह आपका 1987 में आया था। आगे है ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का आविष्कार हमारे भारत के, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईमेल ईमेल पता एक ईमेल खाते के लिए एक विशिष्ट आपकी पहचान करता होता है। इसका उपयोग इंटरनेट पर देखिए अगर बात करें भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक कौन थे तो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक जो आपके BA स्यू आपके अय्यादुरे ने कब किया था तो आपका 1978 में। 1978 में एक कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित किया जो आपका इंटर ऑर्गेनाइजेशन पेपर मिल सिस्टम की विशेषताओं को आपका प्रतिफलित करता था। उन्होंने अपने प्रोग्राम का नाम ईमेल रखा। यह विश्व में इनबॉक्स, आउटबॉक्स, फोल्डर और मेमो अटैचमेंट इत्यादि आपके मेल सिस्टम को पहली आपकी इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्पर्धा थी। अमेरिका को कॉपीराइट ऑफिस ने आपके 1982 में अमेरिका के
कॉपीराइट ऑफिस ने उन्हें 1982 में इस प्रोग्राम का पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रतीक यानी कैरेक्टर ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए। यहाँ पर @ देखिए @ आपका हमेशा लगता है ईमेल में आपका एक ईमेल खाते के लिए विशिष्ट पहचानकर्ता होता है। इसका उपयोग इंटरनेट पर ईमेल संदेश भेजने और प्राप्त करने दोनों के लिए किया जाता है। प्रत्येक ईमेल में 2 मुख्य भाग होते हैं। एक आपका उपयोगकर्ता का नाम होता है, डोमेन नेम, और इसका स्थानीय भाग के साथ हम जो है डोमेन भाग के अंतर्गत @ का हम यहाँ पर प्रतीक का जो है अलग करती है। उपयोगकर्ता का नाम पहले आता है, उसके बाद आपका @ लगता है। क्या लगता है? @ लगता है, और उसके बाद हमें डोमेन नाम आता है। कह रहा कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार आपका कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में काम करता है। 72 नंबर में, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लाउडिंग कंप्यूटिंग। क्लाउडिंग कंप्यूटिंग इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग का एक प्रकार होता है जो कंप्यूटर और अन्य डिवाइसों को डिमांड पर जो है शेयर करके कंप्यूटर प्रोसेसिंग रिसोर्स प्रोवाइड कराता है। आगे है, कैच मेमोरी किन किन के बीच क्रिया करती है। कैच मेमोरी, तो कैच मेमोरी आपका सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। कैच मेमोरी एक अत्यंत हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जो प्रोसेसर और सीपीयू की स्पीड में वृद्धि करती है। यह सीपीयू और मेन मेमोरी रैम के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है। डाटा और प्रोग्राम का वह भाग होता है जिसका उपयोग सीपीयू द्वारा बराबर बराबर किया जाता है। आगे है, पेज फॉल्ट कब आता है। 74 नंबर में, पेज फॉल्ट कब आता है, तो यहाँ पर बात करेंगे आपका जब विशिष्ट पेज में त्रुटि हो, तो ऐसा नहीं है विकल्प, जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुँचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में ना हो। तो हाँ, यह विकल्प बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जब प्रोग्राम द्वारा रिक्वेस्ट किया गया पेज यानी मेमोरी में उपलब्ध नहीं होता है तो इसे हम पेज फॉल्ट कहते हैं। इस स्थिति में जब उत्पन्न होती है तो प्रोग्राम किसी ऐसे पेज को एक्सेस करता है जो एड्रेस स्पेस में दिखाया गया हो, लेकिन मेन मेमोरी यानी रैम में जो है लोड नहीं हो पाता है। ऐसा प्राय एप्लीकेशन में शटडाउन के कारण होता है। आगे है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में वर्कशीट के डैश डैश भाग में जूम बार दिखाई देता है। तो जूम बार जो आके देखिए टॉप राइट में भी नहीं, ना ही टॉप लेफ्ट में, ना ही बॉटम लेफ्ट में, ये आपका बॉटम राइट में दिखाई देता है। कहाँ पर? तो अगर देखें तो आप इस प्रोग्राम के निचले भाग में स्थित स्थिति पट्टी उन विकल्पों पर स्थित प्रदर्शित करती है जिस स्थिति में पट्टी में प्रदर्शित होने के लिए चुने गए हैं। कई विकल्प आपके डिफ़ॉल्ट रूप से चुने जाते हैं। आगे है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में किस सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जा सकती है। तो यहाँ पर सेल का चयन करना, जैसे एंटर की दबाना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सेल पर राइट क्लिक करना, ये भी नहीं होगा। सेल पर डबल क्लिक करना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। अगर देखें तो आमतौर पर किसी भी सेल में अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो एक्सेल में उसका संपादन मोड सक्रिय हो जाएगा और यह ऑन डिमांड नेटवर्क के अंतर्गत नेटवर्क सर्वर, स्टोरेज, एप्लीकेशन और सर्विस के शेयर्ड पूल को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वह इंटरेक्शन या न्यूनतम आपका होता है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का विशाल कंपनी इंटेल का मुख्यालय कहाँ पर है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी विशाल कंपनी इंटेल का मुख्यालय डैश डैश में है। तो चलिए ऑप्शन और देखते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा आपका कैलिफोर्निया में। कहाँ पर? देखिए इंटेल कॉर्पोरेशन, जिसे आमतौर पर इंटेल के रूप में जाना जाता है, यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम और प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय सिलिकॉन वैली, सांता क्लारा, कैलिफोर्निया में है। कह रहा निम्न में से कौन सा समूह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर आपका देखिए रेखांक भी होता है, लिंक भी होता है, प्रतीक भी होता है, लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब का उपयोग ऑब्जेक्टिव जैसे चार्टर, पिक्चर, हाइपरलिंक्स, हेडर और फूटर टेक्स्ट बॉक्स को डालने के लिए किया जाता है और नीचे दिए गए तालिका को इस रिबन पर दिखाई देता है। इससे विभिन्न होने वाले समूह और बटनों का एक सूची प्रदान करती है। आगे है, पावर स्ट्रिप क्या है। यहाँ पर पूछा जा रहा है पावर स्ट्रिप क्या है 79 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए पावर स्ट्रिप क्या है, यह एक
यह कई संगठनों का एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। क्या करता है? यह एक पावर स्ट्रिप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एक ब्लॉक होता है जो एक लचीले केबल के अंतर्गत संलग्न होता है। आमतौर पर यह एक दूसरे के छोर पर एक मेन ब्लॉक के साथ, जिससे कई विद्युत उपकरणों को एकल विद्युत सर्किट रूप से संचालित किया जाता है और पावर को स्ट्रिप्स कर का उपयोग करके अक्सर जो है किया जाता है। 80 नंबर है, निम्नलिखित में से एम एक्स एक्सएल का फार्मूला का परिणाम क्या होगा? कह रहा एम एक्स एक्सएल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? तो यहाँ पर 80 नंबर देखिए, तो फ्लोर आपका 3 दे रखा है, सीलिंग आपका 4 दे रखा है, और यहाँ पर किसका हो जाएगा? 7 का। किसका? यहाँ पर 7 का मान देना होगा। क्या होगा? 7 का मान देना होगा। 4 3 7 और 3 और 4 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आइए, अभी तक हमने कंप्यूटर सॉल्व किया, अब उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित यहाँ पर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? तो मोतीलाल बोहरा भी थे। कौन थे? तो मोतीलाल बोहरा भी थे, रमेश भंडारी भी थे, बीबी गिरी भी थे, लेकिन यहाँ पर एनडी तिवारी नहीं थे। उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी यानी एनडी तिवारी राज्यपाल कभी नहीं रहे थे। और उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। कौन थे? यह जो थे उत्तराखंड के जो है भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है। कह रहा आगरा है, और प्रयागराज है, गाजियाबाद है, और कानपुर है। तो यहाँ पर बात करेंगे जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे पहले आपका जो हो जाएगा गाजियाबाद। कौन सा? यहाँ पर गाजियाबाद हो जाएगा। यहाँ पर आपका 3971, कितने? 3971। वाराणसी में आपका हो जाएगा 2395, फिर लखनऊ, फिर भदोही, फिर आपके यहाँ पर विकल्प सी आपका गाजियाबाद हो जाएगा। आगे, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं, इस वजह से हमारे यहाँ पर विकल्प डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। और उत्तर प्रदेश कौन सा? भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों में आपके मंत्री मुख्तार अब्बासी नकवी ने जो है 13 मई कब किया था? तो 13 मई 2022 को भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन रामपुर जिले में किया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। अब किसने किया है? तो देखिए, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने। अरे उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब किया गया? तो यहाँ पर वर्ष 1995 में। कब? मिड डे मील का कार्यक्रम प्रारंभ आपका 15 अगस्त हुआ था। कब? तो 15 अगस्त 1995 को किया गया था। यह कार्यक्रम कक्षा में बच्चों को भूख से बचाने, नामांकन और उपस्थिति बढ़ाने हेतु किया गया था। सभी जाति के बच्चों में सामाजिकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। यह सर्वप्रथम तमिलनाडु में किसने किया था? सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री जो है के कामराज ने किया था। किसने? के कामराज ने जो है द्वारा लाया गया था। आगे है, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी वैट लागू हुआ है। तो ये आपका लागू हुआ है 1 जनवरी 2008 से। कब? उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी वैट की शुरुआत 1 जनवरी 2008 से हुई है। आगे है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो देखिए, झांसी में नहीं है, ये आपका कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यानी यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना अगर कब की बात करें आपकी 1989 में हुई थी। कब? 1989 में हुई थी। राज्य में कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विभाग और कृषि से संबंधित अन्य विभागों को कृषि संबंधित शोध और शिक्षण में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से इसे जो है आपका किया गया था। कह रहा है आगे, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो यहाँ पर बात करेंगे आपका माहीगीर। कौन सी? यहाँ पर माहीगीर जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिले के नजीमाबाद में है। कहाँ पर? बिजनौर जिले के
नजीमाबाद ज़िले में है। बिजनौर ज़िले के नजीमाबाद ज़िले के क्षेत्र में है। यह मुख्यतः मछुआरा जनजाति है। आपका मछली आखेट के अतिरिक्त यानी मछली का शिकार करती है। माहीगीर मजदूरी करने, रिक्शा चलाने जैसे कार्य करते हैं। और यह किसे, तो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। किसे, इस्लाम धर्म को यह फॉलो करते हैं। आगे है उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो कौन सी पत्रिका थी? तो यहाँ पर बात करेंगे आपका 88 का। तो यह जो आपकी पत्रिका थी, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बाल बोधनी। कौन सी हो जाएगी? देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र 9 सितंबर 9 सितंबर आपका 1850 से 6 जनवरी 1885 तक आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते थे। जनवरी 1874 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाल बोधनी पत्रिका का प्रकाशन किया था और यह पत्रिका महिलाओं से संबंधित थे। आगे है, कह रहा निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेला आयोजन किया जाता है? तो यह आपका किया जाता है सहारनपुर जिले से। कहाँ पर? शाकंभरी देवी का मेले का आयोजन सहारनपुर से होता है, जबकि विंध्याचल में नवरात्रि का मेला लगता है। किसका? नवरात्रि का। विंध्याचल में नवरात्रि का मेला लगता है और यहाँ पर अक्सर विंध्याचली धाम पर बहुत विशाल मेला लगाया जाता है। और वाराणसी में बाबा विश्वनाथ यानी शिव जी का मंदिर है। कहाँ पर है? तो वाराणसी में बाबा विश्वनाथ शिव जी का मंदिर है। आगे है, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? तो आपका दिया गया सन 1950 में। कब? 1 अप्रैल 1937 की ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के रूप में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में इसे संयुक्त प्रांत कहा गया और 24 जनवरी कब? 24 जनवरी सन 1950 को बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। और आपका अगर बात करें तो कब? तो 9 नवंबर कब? 9 नवंबर सन 2000 को इससे एक नया राज्य बनाया गया, जिसे उत्तराखंड आपका बना। आगे देखिए, आगे है उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि आपकी सबसे कम है यानी न्यूनतम है? तो यहाँ पर बात करेंगे मूंग की। मूंग की अवधि सबसे कम होती है। ये अवधि आपकी कितने, टोटल आपकी 60 दिनों की होती है यानी 2 महीने की होती है। और यह खरीफ और जायद की फसलें होती हैं। आगे है, निम्न कंद फसलों में से किसे गरीबी का मित्र कहा जाता है? तो यहाँ पर आलू एक ऐसी सब्जी है जो शादी विवाह यानी हर तरह के भोज्य पदार्थों में आपका यह शामिल किया जाता है। यह फसल मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका की है। इसमें कार्बोहाइड्रेट विटामिन भरपूर पाया जाता है। आलू की फसल को झुलसा रोग से संबंधित ज़्यादा नुकसान होता है। झुलसा रोग जो लग जाता है वो आलू में लगता है। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाई जाती है? तो नींबू की अगर बात करेंगे तो आपके सहारनपुर और मेरठ में। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मेरठ में नींबू प्रधानता उगाया जाता है। नींबू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो साइट्रस। क्या होता है? साइट्रस आपका लिमोन। क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नाम होता है साइट्रस लिमोन। आगे है 94 नंबर, तीव्र और औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों को सृजन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ स्थापित करेगी? तो ये आपका हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। आगे है 95 नंबर, आपका इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थानों पर है? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर? तो आंवला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के, एक मिनट, क्वेश्चन आपका कुछ देखिए, कुछ जमशेदपुर। देखिए, आंवला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का बरेली जिले में स्थित नगर है। यह इफ्को द्वारा स्थापित यूरिया कारखाना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। दादरी, चुनार, चुर्ग तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो है आपका यहाँ पर क्या उत्पादित किया जाता है? तो यहाँ पर आपका सीमेंट उत्पादित किया जाता है। दादरी, चुनार, चुर्ग और डाला सभी में सीमेंट उत्पादन के कारखाने हैं। और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित कजरहट और रोहतास क्षेत्रों के
श्रेणी को चूना पत्थर से उपलब्ध किया जाता है। आगे देखिए, आगे है उत्तर प्रदेश को निम्न में से कौन सी जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर तो काली मिट्टी के बर्तन के लिए आपका आजमगढ़, कौन सा उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। इस जनपद का नाम इस जनपद को नवाब आजम शाह ने बसाया था, इसी कारण इसका नाम आजमगढ़ पड़ा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा नरौरा, कौन सा नरौरा, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। कैगा कहाँ का है, कैगा जो आपका है वह कर्नाटक का है। और आपका कलमपक्कम दे रखा है, कलमपक्कम जो आपका है वह तमिलनाडु का है। और काकरा पार कहाँ का है, तो आपका गुजरात का है। कहाँ का है, ये आपका गुजरात का है। आइए, कह रहा जीटी रोड नहीं गुजरती है। जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है, तो जीटी रोड का निर्माण वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग आपका NH 90 से है, NH 90 से है। और पुराना NH 2 कहा जाता है, जो आपका जो है अलीगढ़ से नहीं गुजरता है। और कह रहा काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। तो आपकी दी गई थी गोरखपुर में। कहाँ पर, 9 दिसंबर, कब, तो 9 दिसंबर आपका 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जिले में काकोरी षड्यंत्र के केस के आरोपी में फांसी दी गई थी। और 9 अगस्त 1925 को, कब, 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी षड्यंत्र के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहड़ी, आसाफुल्ला खान और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। तो आज का साथियों हमारा 14 नंबर ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे और तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में।